हेलो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और आज नई कहानी में फिर से आपका स्वागत है। तो आज की कहानी है गुस्से और शक ने करवाया कत्ल। ये कहानी है कोरोना में जन्मे प्यार की। ये कहानी है दो व्यक्ति जो रहते थे लिव इन में। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं और बताते हैं। ये कहानी है 19 नवंबर 2023 की। मुंबई में एक जगह है कुर्ला चैम्बर। यहाँ पे मेट्रो का काम चल रहा होता है। वहाँ पे वर्कर्स होते हैं, रात का समय हो रहा होता है। तो जस्ट जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, जस्ट उसके कुछ आगे दो बैरिकेड्स खड़े होते हैं, पुलिस से घिरे होते हैं बैरिकेड्स। तो वर्कर्स जब देखते हैं बैरिकेड्स को तो वो उठाने के लिए जाते हैं। तो जैसे ही बैरिकेड्स को उठाते तो उन्हें एक बैग मिलता है। वो बैग को जैसे ही खोलते तो उसमें से निकलती है एक लाश। तो जल्दी से पुलिस को सूचना दी जाती है और वहाँ पे मौके पे पुलिस पहुँचती है तो उस बैग में लाश देखती है, उस लाश की तहकीकात करती है, चेकिंग करती है। जैसे ही चेकिंग करती है तो उसमें से कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। और अच्छी बात थी कि लाश का चेहरा पूरी तरह सुरक्षित था, मतलब किसी तरह से बिगाड़ने की कोशिश नहीं की गई थी। तो एक अच्छी बात थी पुलिस के लिए। लेकिन उसके अलावा कोई भी सबूत, कोई भी ऐसा आइडेंटिटी प्रूफ नहीं मिला जो कि साबित करे या ये बताए कि ये कौन है, कहाँ की है। ये एक्चुअली ये जो लाश थी वो एक लड़की की थी। तो एक पुलिस वाला उसी में से बड़ा ऑफिसर गौर करता है कि उसके गले में एक लॉकेट है जिसमें क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ है, जो कि आमतौर पे चर्चों क्रिश्चियन के होते हैं, जो क्रिश्चियन पहने हुए होते हैं। तो इससे उसे पता चलता है ये लड़की क्रिश्चियन है। और तो पुलिस इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फिर केस आगे बढ़ती है और सभी पुलिस वाली टीम गठित होती है और उस टीम ने निर्णय लेता है कि जितने भी शहर में चर्च हैं उस चर्च में जाके लड़की की तस्वीर दिखा के पूछी जाएगी कि कोई जानता है, शायद किसी चर्च में वो हमेशा जाती हो। तो पुलिस की टीम निकलती है और लगभग 20-25 चर्चों में जाकर फादर से इंक्वायरी करती है कि क्या आप इस लड़की को जानते हैं। तो सभी चर्चों में गया, कोई कामयाबी हासिल नहीं मिली, किसी ने पहचाना नहीं। तो उसी में से एक चर्च के और बाकी कुछ चर्चों के फादर को कहा गया कि एक काम कीजिए, अगर हो सके तो सोशल मीडिया की मदद से आप अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और सभी जगह इस फोटो को सर्कुलेट कीजिए। शायद आपकी वजह से कि इसकी पहचान हो सके, इसकी शिनाख्त हो सके। तो फादर भी बोलते ठीक है। तो फोटो और उसकी डिटेल्स कुछ लिख कर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सारे सोशल मीडिया पे फादर्स शेयर करने लगते हैं, सर्कुलेट करने लगते हैं। तो कुछ दिन बीतती है। तो एक दिन ऐसे ही धारावी में रहने वाले एक फादर कॉल करते हैं क्राइम ब्रांच यूनिट 9 को, जो कि बताते हैं कि जो आपने इन्फॉर्मेशन हमें बोला था शेयर करने के लिए हमने किया। तो एक उड़ीसा के फादर ने हमसे कांटेक्ट किया और उन्होंने बताया कि शायद मैं इसे पहचानता हूँ। उसके फैमिली को उस फादर ने बुलाया, उसने कंफर्मेशन की उस फैमिली से कि क्या ये आपकी बेटी है। तो उसकी फैमिली ने बोली हाँ ये मेरी बेटी है। तो फिर वो जो उड़ीसा के फादर है वो यहाँ धारावी के फादर को कॉल करके कांटेक्ट करते हुए धारावी के जो फादर हैं वो क्राइम ब्रांच यूनिट 9 को कॉल करके ये सारी बातें बताते हैं। तो क्राइम ब्रांच वाले बोलते हैं ठीक है, आप उनका नंबर दीजिए, हम उनसे बात करते हैं। फिर जब वो बात करती है क्राइम ब्रांच उड़ीसा के में उसकी फैमिली से, तो लड़की का नाम पूछा जाता। तो लड़की का नाम बता दिया जाता है उसके पेरेंट्स के द्वारा, प्रतिमा, जिसकी उम्र लगभग 25 साल थी। तो बोलते हैं ठीक है, काम कीजिए, आप मुंबई आ जाइए, यहाँ पे आइए और शिनाख्त कर लीजिए और अपनी लाश मतलब अपनी बेटी की मरी हुई डेड बॉडी ले जाइए। पोस्टमार्टम यहाँ पे हो चुका था और फिर उसके परिवार आते हैं और मतलब अपने लाश को ले जाते हैं। तो जब इंक्वायरी करते हैं उसके पेरेंट्स मुझसे पूछती है पुलिस की क्या आपको किसी पे शक है कि किसने किया हो। तो वो बोलता है कि पेरेंट्स उसके बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पे मेरी बेटी के साथ एक और लड़का रहता था जिसका नाम था अस्कर मनोज, जिसकी उम्र भी लगभग 24-25 साल थी, 24-25 साल के बीच में थी। तो वो मेरी बेटी के साथ यहाँ मुंबई में लिव इन में रहता था। तो पुलिस पूछते कि दोनों कहाँ रहते थे, तो वो नहीं बता पाते क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि कहाँ रहते। उन्हें पता था कि बस ये मुंबई में रहते, लेकिन मुंबई में किस इलाके में रहते हैं ये किसी को नहीं पता था। तो पुलिस उससे कि मोबाइल नंबर लेने की कोशिश करते, तो मोबाइल नंबर पहले देते हैं मनोज की। तो वो फिर कॉल लोकेशन निकालने की कोशिश करते हैं, तो कॉल लोकेशन में भी कुछ खास मिलता नहीं है, लोकेशन ट्रैक नहीं हो पाता है। और उसकी डिटेल जब निकाली जाती है सिम कार्ड, तो शायद मनोज ने ये सिम कार्ड दूसरे के नाम पे लेके रखी थी। तो मनोज पहला सस्पेक्ट बन जाता है इस पुलिस का।
तो अब क्या किया जाए, मनोज की ना तस्वीर है ना ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या करता है, कहाँ रहता है। तो पुलिस सोचती है, काम करते हैं कि थोड़ा खबरियों की मदद लेते हैं अपनी। तो खबरी में ये इन्फॉर्मेशन पुलिस वाले अपने देते हैं, खबरियों को देते हैं, और खबरी अपने दिन रात एक करके एक दिन एक इन्फॉर्मेशन निकालते हैं कि सर मुझे पता चला है कि ये लड़का लड़की धारावी के एक जगह पर रहते थे। अब धारावी की जो कि बहुत बड़ा एरिया है, अब इतने बड़े एरिया में किस घर में रहते ये तो नहीं पता, लेकिन धारावी में रहते थे ये पता चला है। तो पुलिस जाती है डोर टू डोर, धारावी के एक एक डोर जाके चेक करती है। तो आप बहुत मेहनत और बहुत मुशक्कत के बाद पुलिस को कामयाबी मिलती है, आखिरकार उन्हें पता चल जाता है कि वो कहाँ रहते हैं। लेकिन पुलिस को आखिर में निराशा हाथ लगता है, क्योंकि जब जाते हैं तो उस डोर पे ताला लगा रहता है, घर में ताला लगा रहता है, और वहाँ पे कोई खास सबूत नहीं मिलता है, नहीं मनोज के बारे में कि कौन है क्या है। वहाँ मोहल्ले में पूछताछ की जाती है, पुलिस के द्वारा पूछताछ होती है, तो मोहल्ले वाले भी कुछ नहीं बोलते, बस इतना बताते हैं कि मनोज रात को आता था और फिर सुबह चला जाता था, बस इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ किसी के पास नहीं थी। तो अब पुलिस कहते कि एक काम करो, तुम लोग पता करो कि ये काम क्या करता था मनोज। तो मुखबिर अपने काम पे लग जाते हैं और पता करते हैं, तो पता चलता है कि वहीं से कुछ दूरी पे एक समोसे की शॉप है, वहीं पे मनोज काम करता था। तो पुलिस बोलती है ठीक है हम आते हैं। तो दिए गए लोकेशन पे पुलिस पहुंचती है। जब दिए गए लोकेशन पे पहुंचती है, उस समोसे वाली दुकान पे पहुंचती है, तो बात करती है दुकानदार से, तो बोलता है कि हाँ मेरे यहाँ मनोज काम करता है, लेकिन सर अभी वो नहीं मिला है, क्योंकि उसकी टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक है, और पुलिस जब ये पहुंची थी वो शाम 4 बजे के बाद पहुंची थी। तो अब वो सर कल आएगा सुबह। तो पुलिस को ये डर सताता है कि अगर जैसे कि अभी ये केस चल रहा है तो पूरी चारों तरफ ये खबर फैली हुई है, कहीं अगर पता चल गया मनोज को कि हम उस तक पहुंचने वाले हैं तो कहीं वो भागने का कोशिश ना करे। तो इसी डर से बोलती है कि पुलिस वहाँ की आसपास देखती है तो सीसीटीवी दिखता है, उस सीसीटीवी की मदद से वो निकालती है मनोज की तस्वीर। तो सबसे पहले आसपास के देखते ही सीसीटीवी, तो उसमें से दुकानदार पहचान जाता है, मनोज को बोलता है यही है मनोज। तो वो सीसीटीवी में एक थोड़ी अजीब सी चीज़ दिखती है। सीसीटीवी में पुलिस वाले देखते हैं कि जब ये यहाँ दुकान से निकला तो उसके हाथ बिल्कुल खाली थे, लेकिन कुछ दूर आगे बढ़ा तो वहाँ पे एक बड़ा सा बैग, सूटकेस, जो कि उसके हाथों में था। तो पुलिस को शक होता है कि कहीं वो रातों रात फरार होने के चक्कर में तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि रातों रात फरार हो जाए, उड़ीसा चला जाए। तो पुलिस क्या करते हैं, मुखबिरों को अपने काम पे लगाती है और बोलती है, उसे शक होता है पुलिस को कि ये शायद ट्रेन से ही जाएगा, आज रात की ही ट्रेन से ये मनोज चला जाएगा उड़ीसा। तो अपने सारे खबरियों को बोलते हैं कि सारे जगह नज़र रखो। फिर और भी रेलवे स्टेशन को अलर्ट किया जाता है, और भी जहाँ जो कि मुंबई से बाहर जाने वाली जो भी उड़ीसा जाती है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, वो सभी पे बोलते हैं कि अच्छे से नज़र रखो कि मनोज कहीं बाहर ना जा पाए। जबकि अब फोटो सीसीटीवी में फोटो मिल गई थी, तो पुलिस बोलती है कि नज़र रखो। तो होता क्या है कि मुंबई के सियोन इलाके से एक खबरी पुलिस का बोलता है कि सर मनोज को यहाँ पे देखा गया है। तो पुलिस वहाँ के देखते हैं कि वहाँ पे उस जगह से कोई ट्रेन है क्या जो कि उड़ीसा जाती है। लेकिन खबरी ने फिर कुछ देर बाद ये भी बताता है कि सर वो एक गार्डोन एक्सप्रेस ट्रेन में बैठा है। तो पुलिस जब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन निकालते है उस ट्रेन के, तो पता चलता है कि ये जो ट्रेन है गार्डोन एक्सप्रेस, वो उड़ीसा जाती ही नहीं, वो जाती है यूपी। तो पुलिस के मन में एक ख्याल आता है कि हो सकता है कि ये ट्रेन पकड़ के वो बीच स्टेशन पे कहीं उतरे और वहाँ से उड़ीसा का ट्रेन ले। तो पुलिस बोलते ठीक है तुम नज़र रखो। तो फिर वो ट्रेन में बैठ के चल जाता है, ट्रेन आ जाती है। फिर एक थाने जगह है, थाने एक रेलवे स्टेशन है। तो वहाँ के खबरियों से खबरी एक कॉल करता है पुलिस को कि सर मनोज थाने उतरा, लगभग उस समय 6-7 बज रहे होंगे शाम के। तो पुलिस वहाँ की डिटेल निकालते हैं कि उस मतलब थाने से कोई ट्रेन है उड़ीसा की रात को। तो पुलिस जब निकालते हैं तो उसे पता चलता है कि हाँ एक ट्रेन है 4-5 घंटे बाद, जो कि डायरेक्ट उड़ीसा जाती है थाने से। तो पुलिस को शक हो जाता है कि अब हमारा शक यकीन बदल जाता है पुलिस का कि शायद ये भागने की कोशिश कर रहा है। तो मनोज थाने के बाहर एक जगह चाय पी रहा होता है। तो पुलिस जाती है और मनोज को उठा लेती है। मनोज को उठाती है और थोड़ी बहुत खातिरदारी करती है।
तो मनोज बहुत ही जल्दी मुंह खोल देता है। तो मुंह खोलता तो बोलता है सर मेरी मारने का कोई इरादा नहीं था। फिर एक मनोज बैक स्टोरी सुनाता है जो कि मैं आपको सुनाता हूँ। तो बैक स्टोरी में बताता है कि सर ये बात है कोरोना काल की। एक फर्स्ट टाइम हम मिले थे ट्रेन में, जो कि कोरोना काल में हम वापस आए थे घर। मैं भी वापस आया था, वो भी वापस आई थी। कोरोना काल था तो जॉब था नहीं और हम बाहर रहते थे अपने घर से। तो हम दोनों ने पहले तो हम जानते नहीं थे, तो हम दोनों ने एक ही समय पे एक ही ट्रेन में मिले फर्स्ट टाइम। तो ट्रेन में मिले जबकि दोनों की मंजिलें एक थी, एक ही ट्रेन था। तो हम लोगों ने बातें स्टार्ट की, अनजान थी वो मेरे लिए, हम दोनों अनजान थे लेकिन बातें स्टार्ट की। जब बातें स्टार्ट की तो हमें पता चला कि हम दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा के ही हैं। तो जब एक ही डिस्ट्रिक्ट के लोग मिलते हैं तो थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है अंदर से। तो वो लोग और बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। तो उड़ीसा उतरने से पहले वो दोनों नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, और जब ये नंबर एक्सचेंज करते हैं फिर अपने अपने घरे चले जाते हैं। तो ये लॉकडाउन के दौरान लगभग 2 साल ये लॉकडाउन चला और ये लोग हमेशा कॉल पे बातें किया करते थे, और ये लॉकडाउन के दौरान उन्हें प्यार हो गया। तो अब जीवन, कोरोना काल खत्म होने लगा, लॉकडाउन हटने लगा, तो जीवन चलाने के लिए ज़रूरत होती है पैसों की। तो दोनों ने डिसाइड किया कि अब सबको अपना वापस काम पे चलते हैं। तो फिर दोनों एक ही ट्रेन से, सेम ट्रेन से वापस मुंबई आते हैं। तो सोचते हैं कि एक काम कर, दोनों डिसाइड करते हैं कि अलग अलग क्यों रहना, एक ही साथ लिव इन में रहते हैं। जब रहना ही है तो एक साथ लिव इन में रहते हैं दोनों एक ही जगह। तो दोनों एग्री हो जाते हैं और दोनों फिर लिव इन में धारावी जगह जो कि मैंने बताया वहाँ पे रहने लगे। फिर कुछ दिन मतलब 2-4 महीना प्यार व्यार चला, सही से प्यार हुआ, प्यार चला उन लोगों का आपस में। लेकिन फिर लड़ाइयाँ होने लगी, छोटी छोटी बातों पे, बड़ी बड़ी बातों पे उन्हें आपस में लड़ाइयाँ होने लगी। फिर ऐसे ही होता क्या एक दिन कि वो हमेशा की तरह आता है घर पे। वो देखता है कि प्रतिमा किसी से बात कर रही है। तो कभी कभी होता है ना कि हम किसी से अगर कॉल पे बात कर रहे हैं तो हमारी अगर वॉल्यूम साउंड अगर तेज है तो सामने वालों को भी सुनाई देता है। तो इस समय कुछ ऐसा ही हुआ। तो प्रतिमा जिससे भी बात करी थी वो बात इसे सब सुनाई दे रही थी हल्की हल्की, जिससे पता चला था कि वो किसी लड़के से बात कर रही है। और प्रतिमा की जो बात करने की लैंग्वेज थी, मतलब जो उसका बिहेवियर, जिस तरीके से बात करी थी प्रतिमा उस लड़के से, इसे शक हुआ कि कहीं उसका चक्कर तो नहीं चल रहा है। बस उसके घर में रखी हुई थी एक मछली पकड़ने वाली नेट कह सकते हैं। तो जस्ट वो नेट उठा लेता है और उसके गले में फंसाकर तब तक फंसाए रखता है, तब तक खींचते रहता है जब तक उसकी सांसें ना रुक जाए। तो आखिरकार प्रतिमा अपने दम तोड़ देती है, और जब दम तोड़ देते तो इसे रियलाइज होता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया। जबकि प्रतिमा मर चुकी थी तो अब इसे डर गया था, और डर की वजह से अब सोचा कि एक काम करते इस लाश को हम उड़ीसा ले जाते हैं। अब उड़ीसा में ले जाके वो क्या करता किसी को नहीं पता। तो ये लेता है, एक बैग में पैक करता है उसकी लाश को, एंड वापस वो टैक्सी लेकर चला जाता है, जाने लगता है रेलवे स्टेशन। तो रास्ते में देखता है कि पुलिस की बैरियर खड़ी है, बैरिकेड्स खड़े हैं। तो पुलिस के बैरिकेड्स देख के वो डर जाता है और ऑटो वाला को रुकवा कर वही सुनसान इलाके में एक जगह वो बैग ड्रॉप कर देता है, वहीं पे छोड़ के वो वापस घर चला जाता है। वो घर जाकर धारावी में ताला मार के वापस अपना अलग जगह चला जाता है। तो आज की कहानी कुछ यही थी। कितना अजीब है कि एक शख्स और थोड़े से गुस्से ने एक इंसान की जान ले ली। मैं इसी तरह की कहानी आपको हर रोज रात को 9 बजे सुनाया करूंगा अपने इस चैनल पर। तो आपको अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो चलिए अब मुझे दीजिए अलविदा, मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ।